गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश मतलब लाइट। ये वीडियोस आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही मिलेंगी। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट से 9th लेसन तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसकी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, जहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ सीधे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। क्या होता है प्रकाश, क्या होती है लाइट, कैसे हम इसे देखते हैं, कैसे हम इसे महसूस करते हैं, क्या इसका नेचर है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इन सब के बारे में आज हमें जानना है। तो देखिए, लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऐसी ऊर्जा होती है दैट एनेबल अस टू सी, जो हमें देखने के योग्य बनाती है। मतलब आप किसी भी चीज को कैसे देख सकते हैं, जब उसके ऊपर कोई भी लाइट पड़ती है, किसी भी वस्तु पर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा आपकी आंखों तक आती है, तब आप किसी चीज को देख सकते हो। तो इसीलिए हमने बोला है कि जो लाइट है एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। गुण क्या क्या होते हैं आपके पास प्रकाश के। देखिए, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसे चलने के लिए या इसे गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट है, प्रकाश है, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जिसकी वजह से इसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्पेस है, स्पेस में आपको पता है आवाज सुनाई नहीं देती, ठीक है, आवाज आपको सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि साउंड को चलने के लिए, साउंड को गति करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और स्पेस में आपके पास कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं होता, इसीलिए वहां पर आपको आवाज नहीं सुनाई दे सकती। बट सूरज है, सूरज स्पेस में ही है और सूरज की रोशनी हम तक आती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो स्पेस में भी ट्रेवल करती है, ठीक है, लाइट है वो स्पेस में भी मूवमेंट करती है। दैट मीन्स लाइट को किसी भी मीडियम की, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है। इसके लिए एग्जाम्पल हम एक टॉर्च का लेते हैं। टॉर्च को जलाकर देखिए, आप देखोगे बिल्कुल सीधी रेखा में जो उसकी लाइट है वो जा रही है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी तिरछी ऐसे घूम के नहीं जा रही, ठीक है ना। उसके बाद इट हैज ड्यूअल नेचर। इसके पास ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर का मतलब दोनों तरह की प्रवृत्ति रखता है, मैटर की भी और एक पार्टिकल की, मतलब लाइट की भी और एक पार्टिकल की भी, ठीक है। उसके बाद कास्ट शैडो। शैडो मतलब किसी भी वस्तु की परछाई बना सकता है। किसी भी वस्तु की परछाई कैसे बना सकता है? आपको पता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसके ऊपर लाइट का पड़ना आवश्यक है, ठीक है। तो जितने हिस्से पर लाइट उसकी पड़ रही है, आपको सिर्फ उतना हिस्सा ही दिखता है, लेकिन उस हिस्से के पीछे जहां पर लाइट नहीं पड़ती, वहां पर आप उसकी परछाई को देखते हो, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। लाइट की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है, सबसे ज्यादा तेज गति होती है, वो निर्वात में पाई जाती है। निर्वात मतलब वैक्यूम में पाई जाती है। निर्वात में इसकी स्पीड करीबन 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट की स्पीड है वो अब तक की सबसे ज्यादा स्पीड पाई गई है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन गति करता है? लाइट गति करती है, प्रकाश गति करता है। आपने देखा होगा जब बादल गरजते हैं, बादलों के कड़कने की आवाज बाद में आती है, जबकि बिजली के चमकने की आवाज पहले ही आ जाती है। मतलब बिजली चमकते टाइम आप बिजली पहले देख सकते हो, और बिजली के जो कड़कने की आवाज है उसको थोड़ा सा बाद में सुनते हो। ऐसा किस लिए? क्योंकि जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसकी गति साउंड की गति से, ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर लाइट है, अगर प्रकाश है, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता भी है, तो इससे आपकी दो चीजें हो सकती हैं, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परावर्तन के बारे में। क्या होता है परावर्तन? ये देखिए,
परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन? किसी भी पॉलिश्ड, वेल पॉलिश्ड प्लेन, मतलब बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया एक पृष्ठ तल, उसके ऊपर जब हम किसी लाइट की तरंग को गिराते हैं, किसी लाइट की किरण मतलब रोशनी की किरण को उसके ऊपर आपतित करते हैं, गिराते हैं, तो वह उससे टकरा के दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, ये एक लाइट की किरण है, ये एक लाइट की किरण है, मतलब एक प्रकाश की किरण है, जो हमने इस मिरर पर, मिरर मतलब शीशे पर गिराई है। शीशा वेल पॉलिश्ड होता है, सबसे ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्शन करता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ मिरर लिया है। तो इसके ऊपर जब मैंने इसको इंसिडेंट करवाया, मतलब आपतित करवाया, गिराया इसके ऊपर, तो इससे टकराकर वो अपनी दिशा बदल गई। ठीक है, इस शीशे से टकराकर उस किरण ने अपनी दिशा बदल ली। तो जो रेखा, जो किरण इसके ऊपर आ रही थी, प्रकाश की जो किरण शीशे के ऊपर आकर गिरी, उसको आप क्या कहोगे? इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। आपतित किरण। और जो किरण शीशे से टकराकर अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, अपने रास्ते को बदल लेती है, उसको आप क्या कहोगे? रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। ठीक है, समझ आया यहां तक? अब देखिए, मैंने इन दोनों रेज के बीच में एक नॉर्मल खींच दिया, मतलब बीच में एक मध्य रेखा को लगा लिया। तो इस मध्य रेखा के लगाने के बाद मेरे पास दो कोण आते हैं, दो एंगल्स आते हैं मेरे पास। एक है एंगल आई और एक है एंगल आर। ये दो एंगल आपके पास आते हैं। एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतित कोण। आपतित कोण, और ये है परावर्तित कोण। आपतित कोण आपतित किरण की वजह से बनता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे की वजह से बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बनता है। ठीक है, तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतित कोण। ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तित कोण। ये होता है आपके पास कंप्लीट रिफ्लेक्शन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी पॉलिश्ड पृष्ठ से, पॉलिश किए हुए पृष्ठ से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती है, तो उसे हम परावर्तन कहते हैं, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके लिए आपके पास दो नियम दिए गए हैं। तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। एंगल आई आपके पास एंगल आर के बराबर होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब क्या है हिंदी में? देखिए, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी इमेज में, आपके परावर्तन में, आपकी पूरे के पूरे डायग्राम में कोई ना कोई गड़बड़ है। उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। जितनी भी ये आपतित किरण है, मध्य रेखा है और परावर्तित किरण है, ये सभी एक ही तल में होनी चाहिए, सेम प्लेन पर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास दो इसके नियम हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये दो नियम आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में आराम से पूछ लिया जाएगा, या इजीली कोई भी एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाएगा जिसमें आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन मिल जाए, मतलब इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए करते हैं प्रतिबिंब के बारे में, इमेजेस के बारे में। क्या होती हैं इमेजेस? प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, इमेज, इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। जहां पर दो परावर्तित किरणें मिलती हैं या आभासी रूप से मिलने का आभास होता है, मतलब एक कल्पना होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो मिल रही हैं।
वहां पर आपका बनता है प्रतिबिंब या इमेज। दो किरणों के मिलने से, दो किरणों के प्रतिच्छेद होने से हमारे पास जो इमेज बनती है, जो छाया बनती है, उसे आप कहते हैं प्रतिबिंब। तो देखिए आपके पास प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, रियल और वर्चुअल, मतलब आभासी और वास्तविक। रियल होता है वास्तविक, वर्चुअल आभासी। रियल में क्या होता है, फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। रियल या वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब सच में ही कोई भी दो किरणें आपस में टकराती हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। लेकिन आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो आपको बस एक इमेजिन होता है, एक काल्पनिक रूप से मिलाई गई किरणें होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी इमेज बनाते हैं। कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इसे हम किसी पर्दे पर, किसी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो सिनेमा में जो पर्दे के ऊपर डायरेक्ट मूवी दिखाई जाती है वो है आपकी काल्पनिक, रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। लेकिन हम आभासी जो प्रतिबिंब है आपका, आभासी प्रतिबिंब को आप सीधे से पर्दे पर नहीं ला सकते हैं। ये रियल जो किरणें होती हैं, रियल जो प्रतिबिंब बनते हैं आपके, वो इन्वर्टेड होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं, उल्टे। फॉर एग्जाम्पल के साथ अब आपको एग्जाम्पल देते हैं शीशे का। आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो उसमें कभी नोटिस कीजिए कि आपने अपने हाथ पर कोई नाम वगैरह लिखा है या आपने किसी कागज पर अपना नाम लिखकर आप उसको लेकर शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको आपका नाम उल्टा दिखाई देता है। अगर आप दाहिना हाथ उठाते हैं तो शीशे में आपका बायां हाथ उठा हुआ दिखता है। तो इसका मतलब है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सब उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। बट आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं, वर्चुअल जो इमेजेस होती हैं, वो आपकी इरेक्टेड होती हैं। इरेक्टेड का मतलब साइज में कम ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन सीधी होती हैं। सीधी का मतलब अगर आप दाहिना हाथ ही उठा रहे हैं तो आपकी जो प्रतिबिंब है वो भी दाहिना हाथ ही उठाती है। ये एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम सिनेमा में देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल को हम प्लेन मिरर के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है एक्चुअल में वो बनते कैसे हैं, उनको डायग्राम के थ्रू आप कैसे बना सकते हैं। आपको पता है मिरर्स जो आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है सर्कल मतलब गोलीय दर्पण जिसको आप बोलते हो। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण के देखते हैं, प्लेन मिरर के इमेज देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए ये है आपके पास मिरर, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण के इस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा ए बी रखा, तो यहाँ से मैंने दो किरणें इसके ऊपर सीधे से गिराई हैं। एक तो ये वाली किरण है और एक ये वाली किरण है। जो ये सेंटर में जो गिराई है वो अपना रास्ता बदलकर दूसरी तरफ आ जाती है। ठीक है, और जो बिल्कुल मैंने इससे सीधे में जो किरण गिराई है वो ये यहां से टकराकर वापस आ जाती है। एक बार तो इस तरफ चली गई लेकिन टकरा के वापस ही इस तरफ आ जाती है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसे खुद बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो ये इमेज मैंने आपके सामने बनाई है ये एक आभासी किरण है। आभासी किस वजह से है? देखो यहाँ पर ये किरण यहाँ से आगे वापस जा चुके थे तो ये किरण यहीं पर खत्म होती थी, लेकिन हमने काल्पनिक रूप से इसको पीछे की तरफ मिलाया है। इसी तरह इस किरण को, ये जो किरण है इस किरण को मैंने काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ मिलाया है। जहां पर ये वाली और ये वाली किरण आपस में प्रतिच्छेद होती मुझे नजर आई, वहां पर मेरा बन गया इमेज, वहां पर मेरी बन गई प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब देखिए इसके गुण क्या क्या हुए। ए बी बिल्कुल सेम इसी की जैसी है, सीधी है। सीधी है तो इसका मतलब कैसी होगी? आभासी होगी, वर्चुअल होगी। ये कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड, मतलब सीधी है लेकिन कैसी है? आभासी है। दूसरा,
जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज आपके पास इस प्रतिबिंब का मिलेगा। ठीक है, जितना साइज आपके पास वस्तु का था उतना ही साइज आपको प्रतिबिंब का भी मिलेगा। जितनी दूरी वस्तु की शीशे से थी उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की शीशे से होगी। जितनी दूरी यहां से यहां तक की थी उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की होगी। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जब भी आप कोई इमेज बनाते हैं, चाहे वो समतल दर्पण की है चाहे वो गोलीय दर्पण की है, आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स उसके साथ लिखनी पड़ेंगी। प्रतिबिंब कैसा है, किस साइज का है, कितनी दूरी पर है, कहाँ है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे गोलीय दर्पण के बारे में। क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसी इमेज बनाते हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जिनका रिफ्लेक्टेड एरिया कर्व होता है। कर्व का मतलब जिनका परावर्तित एरिया, परावर्तित क्षेत्र क्या होता है, कर्व होता है, घुमा हुआ होता है, घुमावदार होता है, उसको आप क्या कहते हो, गोलीय दर्पण। अब देखिए आपके पास गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है वो आउटसाइड में होता है, बाहर की तरफ होता है। कनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग एरिया इनर साइड होता है, अंदर की तरफ होता है। कन्वेक्स को उत्तल दर्पण भी कहा जाता है और कनकेव को अवतल दर्पण कहा जाता है। कनकेव और कन्वेक्स में बस एक ही अंतर होता है, कन्वेक्स बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है, मतलब जहां पर किरण गिराई जाएगी वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और कनकेव के अंदर, कनकेव मिरर में इमेज जब बनेगी तो लाइट अंदर की तरफ गिरेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कन्वेक्स के अंदर बाहर की तरफ लाइट गिरती है और कनकेव के अंदर अंदर की तरफ लाइट गिरती है। कन्वेक्स को उत्तल दर्पण भी कहा जाता है और कनकेव को अवतल दर्पण भी कहा जाता है। अब इनकी चिन्ह परिपाटी कैसे होती है, मतलब इनके अंदर जो पोल्स हैं, फोकस है, ये सब किस तरह से आप इनको दिखाते हो। तो देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास है एक अवतल दर्पण। ठीक है, हमारे पास एक कनकेव मिरर है, उस कनकेव मिरर को मैंने आभासी रूप से पूरा गोल कर लिया। ठीक है, उस कनकेव मिरर को मैंने आभासी रूप से पूरा गोल कर लिया। तो ये जो पूरा सर्कल बना है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा आपका सी। सी का मतलब वक्रित केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कम। ये क्या होगा आपका वक्रित केंद्र। अब उसके बाद ये है लेंस के बीच का, लेंस के बीच का जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका पोल। पोल का मतलब ध्रुव। सेंटर और पोल से मैंने एक अक्ष निकाल दिया, एक एक्सिस पास करवा दिया। अब सेंटर सी और पी के बीच का मिडिल पॉइंट आपका होगा फोकस। क्या होगा, फोकस। यहां पर लिख देते हैं, पी का मतलब होता है पोल, पोल मतलब ध्रुव। ठीक है, सी का मतलब है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है वक्रता केंद्र। एफ का मतलब है आपका फोकस, हिंदी में भी इसको फोकस ही बोला जाता है। आर का मतलब है वक्रता त्रिज्या। एम और एन है आपका अपर्चर। अपर्चर का मतलब आपका जो मिरर है उसका नाम। ठीक है, तो अब देखो एक बार दोबारा से, सी क्या था आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस पूरे जो आभासी हमने गोला बनाया है उसका जो सेंटर है वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। लेंस के बीच का जो पार्ट है, लेंस के जो बीच का हिस्सा है, मिडिल पॉइंट है, उसको हम कहेंगे पी, मतलब पोल। सी और पी को मिलाने वाले इस रेखा को हम कहेंगे एक्सिस,
एक्सिस ये लेंथ में कितना भी बड़ा हो सकता है, इसी के ऊपर आपकी इमेजेस और ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। सी और पी के जो बीच का मिडल पॉइंट होता है वो है आपका फोकस। फोकस हिंदी में भी इसको फोकस ही बोला जाता है। आर है इसकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और फोकस के अंदर जो रिलेशन होगा वो होगा F इज इक्वल टू आर बाय टू। F इज इक्वल टू आर बाय टू। अब आप सिंपल से देख सकते हैं कि C से लेके P तक की दूरी R है, तो F क्या होगा, R बाय दो। F क्या होगा, R बटे दो। तो ये है इसकी चिन्ह परिपाटियां। इस तरह से आप इसको चिन्हित करते हैं, मतलब इस तरह से आपको इमेज बनाते हुए किसी भी लेंस के आगे या पीछे इन सबको लिखना है, इन सबको डिनोट करना है। तो अब हम करते हैं कनकेव लेंस की इमेजेस किस तरह से बनती हैं और क्या क्या इसके अंदर रखा जाता है। अब देखिए कनकेव लेंस के बारे में। मान लीजिए ये है आपके पास कनकेव लेंस, इसके बीच से हमने निकाल दिया इसका एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट था आपका P, यहाँ पर पॉइंट मैंने मान लिया है C। P और C के बीच का पॉइंट है आपके पास F, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, पहले आप ये देख लीजिए, फिर इसके प्रतिबिंब बनवाते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए ये मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया A और B, तो पहली किरण जो निकलेगी वो जाएगी सीधा लेंस के ऊपर। लेंस से टकराने के बाद ये किरण हमेशा F से होकर निकलेगी। हमेशा ही किससे होकर निकलेगी, F से होकर निकलेगी। दूसरी किरण इसकी सीधे से C से होकर निकलेगी, इस तरह से सीधे सीधे C से होकर निकलेगी, इस तरह से, ठीक है। अब जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्शन करेंगी, वहां पर बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब इसके प्रतिबिंब बनाने शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब बनता है इन्फिनिटी पर, मतलब बहुत दूर, अनंत पर। तो देखिए अनंत पर कनकेव का मतलब होता है आपका अवतल। तो अब देखिए ये मैंने ले लिया एक अवतल दर्पण कनकेव लेंस, बीच में मैंने इसका एक्सिस बना लिया, ठीक है। सेम ये है आपका P, ये है आपका C और ये है आपके पास F। अब हमें नहीं पता कि वस्तु कहाँ रखी है, कितनी बड़ी है, कैसी है, ठीक है। तो मैंने वस्तु को मान लिया कि ये आपके पास वस्तु है AB। भाई ये एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, हमें इसकी पोजीशन एक्चुअल में नहीं पता, तो इसलिए मैंने इसको एक्सिस के दोनों तरफ रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से दो किरण निकलेंगी। सबसे पहली तो लेंस से ऊपर की तरफ टकराएगी और टकराने के बाद कहां पर, सीधे F से होकर जाएगी, ठीक है। दूसरी नीचे की तरफ से निकलेगी, वो भी लेंस से टकराने के बाद कहां पर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों ही किरणें कहां पर टकराई हैं आपकी, दोनों ही किरणें कहां पर टकरा रही हैं, F पर टकराई हैं, F पर टकराई हैं। F पर टकराने के बाद इन्होंने देखिए इमेज कैसा बनाया है, प्रतिबिंब कैसा बनाया है, बिल्कुल बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनाया है, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनाया है। तो यहाँ पर अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इमेजेस की, कैसी कैसी इमेजेस बनी है, कैसी बनी है। सबसे पहली बात तो रियल बनी है। रियल क्यों बनी है, देखिए रियल के लिए सबसे इजी ट्रिक है, अगर जिस तरफ आपकी वस्तु रखी है उसी तरफ इमेज बन जाए तो है आपकी रियल। अवतल दर्पण में जिस तरफ आपकी इमेज रखी है, वस्तु रखी है, उसी तरफ आपकी इमेज बन जाए तो वो होगी आपकी रियल, ठीक है। और अगर वस्तु रियल होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसी होगी, अगर वस्तु रियल है तो कैसी मिलेगी आपको, इन्वर्टेड मिलेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। अगर आपके पास कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उल्टा होगा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका साइज कैसा बना है, साइज कैसा बना है, बिल्कुल लाइक ए पॉइंट, बिंदु के आकार का बिल्कुल इसका साइज बना है। इतनी छोटी बनी है, बिल्कुल बिंदु के जैसी, ठीक है।
तीसरा, कहाँ बनी है ये इमेज? एट फोकस। कहाँ पर बनी है? फोकस पर ये प्रतिबिंब बना है, फोकस पर ये प्रतिबिंब मतलब इमेज बनी है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी ही पड़ेंगी हमेशा कोई भी प्रतिबिंब जब आप बनाते हो। तो अब चलिए अगले प्रतिबिंब की तरफ चलते हैं। अगला प्रतिबिंब बनाते हैं जब आपकी वस्तु का आपको साइज भी पता है और पोजीशन भी पता है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट इमेज ये ले लिया। अब की बार हमने अवतल दर्पण आपका। अब की बार जो वस्तु रखी है वो है बियॉन्ड सी, मतलब सी से परे जो वस्तु रखी है आपकी वो रखी है सी से परे। तो सी से परे देखिए एक्सिस पी एफ एंड सी, वस्तु रखी है अब की बार सी से परे। सी से परे रखी है, एक्सिस के ऊपर रखी है, साइज भी आपको पता है। तो अब कैसे इसकी प्रतिबिंब बनाओगे? वही जो आपको पहले बताया गया है उसी तरीके का इस्तेमाल करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। पहली किरण दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद गई वो फोकस से। फोकस से ही क्यों जाती है? क्योंकि फोकस एक ऐसा बिंदु होता है जो इसके लिए मेन काम करता है या मुख्य रूप से इसका जो अक्ष माना जाता है। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। तो ये जो एफ है, फोकस जो बिंदु है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई और कोण आर को बराबर करता है। इसीलिए जितने भी किरणें हैं लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं, क्योंकि फोकस बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर दोनों कोण आई और कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी? सी से। दूसरी किरण कहां से होकर गई आपकी? सी से। पहली किरण कहां से गई थी? लेंस से टकराने के बाद फोकस से। दूसरी किरण गई आपकी सी से। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? ये देखिए यहाँ बनता है। प्रतिबिंब कैसा बना? ये था आपका ए और बी, तो प्रतिबिंब आपका बनता है बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका? बी डैश ए डैश। तो इसकी पोजीशन को अब मेंशन करते हैं, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखते हैं। तो इमेज कैसी बनी है आपकी? रियल बनी है। और कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड कहां बनी है? बिटवीन एफ एंड सी। कहां बनी है? एफ एंड सी। साइज में कैसी बनी है? डिमिनिश्ड बनी है। डिमिनिश्ड का मतलब वस्तु के आकार से छोटी बनी है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप सीधा सीधा इसको डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, वस्तु से छोटी। ये थी आपकी दूसरी तरह की प्रतिबिंब। अब बनाते हैं हमारी तीसरी तरह की प्रतिबिंब। तीसरी प्रतिबिंब में देखिए, अब तो हमें पता था भाई वस्तु रखी है सी से परे। अब हमने रख दिया वस्तु को सी पर। वस्तु को सी पर। अब देखिए रियल एंड इन्वर्टेड मतलब अब वास्तविक और उल्टी। अब की बार आपकी वस्तु रखी है एट सी, सी पर। यहां लिख देते हैं वस्तु है एट, मतलब पोजीशन क्या है? एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी पर। तो अब देखो ये P है, ये आपका C है, ये है F। ठीक है। वस्तु अब की बार मैंने सीधा C पर ही रख दी, C पर रख दी वस्तु। तो सबसे पहले तो F वाला अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। आपकी इमेज लेंस दर्पण से टकराने के बाद F से निकल गई। ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से निकली है? F से होकर निकली है। ठीक है। अब C के बाद मुख्य बिंदु देखिए कौन सा आता है। C के बाद मुख्य बिंदु आता है आपका F। C के बाद मुख्य बिंदु आता है आपका F। तो दूसरी किरण आपकी F से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? F से होकर जाएगी। F से होकर जाने से ये लेंस से टकराएगी। लेंस से टकराने के बाद इसका जो रास्ता है वो बदल जाएगा इस तरह से।
ठीक है, इसका जो रास्ता है वो बदल जाएगा और ये कुछ इस तरह से जाएगी। एक मिनट, इसको दोबारा बनाते हैं। ये आपका लेंस था, ये P, ये F, ये C, वस्तु रखी थी आपकी C पर। तो पहला दर्पण से टकराने के बाद F से गई, दूसरा फोकस से होकर जाएगी और लेंस से टकराने के बाद अपना रास्ता बदल लेगी। ठीक है, फोकस से होकर निकली है, लेंस से टकराई है, लेंस से टकराने के बाद रास्ता बदल गई। ठीक है, अब देखिए जो ये इमेज बनी है ये कहाँ बनी है? सी पर बनी है। कहाँ बनी है आपकी? सी पर बनी है। ये था बिंदु ए, ये था बिंदु बी। अब जो प्रतिबिंब बना है वो कैसे बना है आपका? बिल्कुल सी के नीचे बना है। सी के नीचे कैसा बना है? बी डैश ए डैश। ठीक है, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? पहला क्या बना है? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक एवं उल्टी। कैसी? वास्तविक एवं उल्टी। दूसरी कैसी बनी है? कहाँ बनी है? एट सी, सी पर बनी है। तीसरी कैसी बनी है? सेम साइज। सेम साइज, जितनी वस्तु के आकार की थी, मतलब जितना वस्तु का आकार था उतना ही क्या बना है? आपकी इमेज का आकार बना है। ठीक है, उतना ही आपके प्रतिबिंब का आकार बना है। क्या किया है इसमें? सबसे पहले दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकला है। दूसरा, सी के बाद जो मुख्य बिंदु है एफ, तो दूसरी किरण को हमें एफ से होकर ही गुजारना पड़ेगा। तो दूसरी किरण हमारी एफ से होकर निकली, लेंस से टकराए, लेंस से टकराने के बाद रास्ता बदल गई। रास्ता रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब लेंस यहाँ से जो किरण है वो दर्पण से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के कारण ये दोनों किरणें कहाँ पर मिली आपकी? सी के बिल्कुल नीचे, सी के बिल्कुल नीचे यहाँ पर। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बना? सी के बिल्कुल नीचे बना। कैसा? उल्टा और समान साइज। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेजेस की तरफ। अब की बार आपके और भी लेंस के नजदीक रखी जाएंगी वस्तुएं। तो अब हम चलते हैं इसकी अगले प्रतिबिंब की तरफ। पीछे कई बार मुझसे दर्पण की जगह लेंस वर्ड का यूज हो गया, तो इसके लिए सॉरी। अब देखिए, आपके पास प्रतिबिंब है, जब वस्तु रखी है आपकी बिटवीन सी एंड एफ, मतलब वस्तु जो रखी है आपकी सेंटर, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। तो ये है आपका दर्पण, ये आपका अक्ष, ये है P, ये F और ये है C। अब की बार वस्तु कहाँ रखी है? C और F के बीच में, ये ली A एंड B। ठीक है, अब देखो पहली किरण कहाँ पर जाएगी? दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से। कहाँ से जाएगी? दर्पण से टकराने के बाद फोकस से। ये अपनी जो रेखाएं हैं इनको स्केल के साथ अच्छे से बनाना ताकि ये स्ट्रेट हो। स्ट्रेट नहीं होंगे तो आपकी इमेजेस में गड़बड़ हो सकती है। दूसरी कहाँ जाएगी आपकी? सी से होकर निकलेगी, सी से होकर निकलेगी और ये कहाँ पर मिलेगी? इस तरह से। कहाँ मिली है? सी के पीछे जाकर मिली हैं दोनों किरणें। ये देखो यहां पर, यहां पर आपकी जो वस्तु थी वो ए बी थी और जो आपकी प्रतिबिंब है वो है ए डैश एंड बी डैश। साइज में आप देख सकते हैं बड़ी बनी है और कैसी बनी है? सबसे पहले तो देखिए कैसी बनी है आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक एवं उल्टी, वास्तविक एवं उल्टी। दूसरी कैसी बनी है? एनलार्ज, एनलार्ज मतलब बड़ी बनी है। थर्ड कहाँ बना है? बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे इसका प्रतिबिंब बना है। ठीक है, सी से पीछे इसका प्रतिबिंब बना है। अब हम लेकर जाते हैं दर्पण के और भी नजदीक अपनी वस्तु को। अब की बार मैंने इसको रख दिया बिल्कुल एफ के ऊपर। आपका दर्पण है,
ये इसका एक्सिस हो गया, ये है P, ये है F और ये है C। अब की बार वस्तु सीधा ही मैंने F पर रख दी। वस्तु को F पर रखने के बाद कंडीशन सेम रहेंगी। अप्लाई मतलब जो किरण की मैंने आपको बताई है कि ये किरण कैसे जाएगी, दूसरी किरण कैसे जाएगी, बिल्कुल सेम एज इट इज रखना है। पहली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण आपकी C से होकर जाएगी इस तरह से। आप देख सकते हैं कि जो किरण है, जो ये रेखाएं हैं, किरणें हैं, ये बिल्कुल समांतर जा रही हैं। ये बिल्कुल कहाँ जा रही हैं? समांतर जा रही हैं। और जैसा कि हमें पता है कि समांतर किरणें कहीं नहीं मिलती, बट एक साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब मैथ्स और साइंस के अकॉर्डिंग, इन्फिनिटी एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी समांतर रेखाएं आपस में मिल सकती हैं। इन्फिनिटी अनंत एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई समांतर रेखाएं मिलती है। तो ये कैसी बनी है आपकी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल वास्तविक तथा उल्टी। हमने मान लिया कि ये कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पर मिलती हैं। तो बनी कहाँ है? एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत पर जाकर ये मिलती हैं। दूसरी कैसी बनी है? एनलार्ज मतलब बड़ी। एनलार्ज मतलब बड़ी। ठीक है। अब सेम बिल्कुल इसी के जैसी आपकी तीसरी इमेज है। इन इमेजेस से आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जितना ज्यादा आप दर्पण के नजदीक वस्तु को लेकर जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी बड़े प्रतिबिंब बनती जाएगी। जितना ज्यादा दूर आपके दर्पण से वस्तु होगी उतनी ही छोटी इसकी प्रतिबिंब होगी। तो देखिए तीसरी इमेज कैसी बनेगी आपकी? तीसरी इमेज मैंने रखी है वस्तु जब P और F के बीच में। वस्तु को अब मैंने रख लिया बिटवीन P एंड F। ये आपका दर्पण है, ये P है, ये मैंने मान लिया F है, और वस्तु आपकी रखी है यहां पर, ये है इसका C। ठीक है। तो पहले की तरह आपको दर्पण की रेखाएं बनानी है। पहली दर्पण से टकराने के बाद F से होकर जाएगी, दूसरी सीधे ही C से होकर जाएगी। अब देखिए एक बार को हम मान लेते हैं कि समांतर रेखाएं तो आपकी इनफाइनाइट पर मिल ही जाती हैं। समांतर रेखाएं तो आपकी इनफाइनाइट पर मिल जाती हैं, परंतु जो रेखाएं आपकी एक दूसरे से दूर जाती हैं वो रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती, वो रेखाएं अनंत पर भी नहीं मिलती। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा। मैंने इसको काल्पनिक रूप से इन दोनों रेखाओं को बढ़ाते हुए इसको पीछे की तरफ मिला दिया और ये बना दी हमने इमेज, ये बना दी हमने प्रतिबिंब। ये है A डैश B डैश। अब की बार इसके अंदर आप चेंज देखोगे कि ये लेंस से पीछे बनी है। लेंस से पीछे बनी है इसका मतलब कैसी बनी है? इमेजिनरी। कैसी बनी है? इमेजिनरी। और कैसी बनी है? इरेक्टेड मतलब सीधी एंड इरेक्टेड। ठीक है। दूसरा कैसी बनी है? बियॉन्ड मिरर। किससे पीछे बनी है? आपकी दर्पण के पीछे बनी है। तीसरी एनलार्ज। एनलार्ज मतलब साइज में कैसी बनी है? आपकी बड़ी बनी है। ठीक है। तो ये थी आपके अवतल दर्पण के कुछ प्रतिबिंब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनमें से बनाना आता ही है। इमेजिनरी का मतलब आभासी, काल्पनिक या आभासी। इरेक्टेड का मतलब सीधा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं आपके कन्वेक्स लेंस के। ये थे कनकेव लेंस के, फिर आते हैं कन्वेक्स लेंस के, सॉरी दर्पण के। ये हैं कनकेव मिरर के, और फिर कन्वेक्स
दर्पण मिरर के आते हैं, उसके ज्यादा नहीं होते, उसके सिर्फ 2 ही इमेज बनती हैं। 2 ही इमेज में आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर किस तरह की प्रतिबिंब बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके कन्वेक्स मिरर के इमेजेस। अब आपके पास आते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। देखिए इसमें ज्यादा इमेजेस नहीं होते, इसमें सिर्फ 2 ही बनते हैं। पहला, आपका जो उत्तल दर्पण है वो पीछे की तरफ से होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो उल्टा होने की वजह से जो इसके चिन्ह होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, F, C और ये P, जबकि आपकी वस्तु है वो इस तरफ रखी जाती, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स है, उत्तल दर्पण है। अब आपको इमेज नहीं पता कि कहाँ रखी है, इमेज की जो पोजीशन है वो है एट इनफाइनाइट, मतलब अनंत पर आपकी वस्तु रखी है। अब देखिए पहले की तरह जो दर्पण से किरण जाएगी वो जो वस्तु से किरण जाएगी वो सीधा कहां पर जाकर गिरेगी, दर्पण के ऊपर गिरेगी। लेकिन अवतल दर्पण में एक जगह पर किरणें मिलती हैं और उत्तल दर्पण में एक दूसरे से किरणें दूर भागती हैं। तो यहां से किरण जब रिफ्लेक्ट होकर अपना रास्ता बदलेगी, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, उसी तरह से ऊपर की तरफ की जो किरण है वो भी अपना रास्ता बदलकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब देखो ये किरण ऊपर की दिशा में जा रही है और ये किरण नीचे की दिशा में जा रही है, तो इनका मिलना नामुमकिन है। इसीलिए हम काल्पनिक रूप से इसको मिलाते हैं पीछे की तरफ। इस किरण को मैंने सीधे सीधे बढ़ा दिया, इस किरण को भी मैंने सीधे सीधे बढ़ा दिया, तो ये कहां पर जाकर मिली, फोकस पर मिली। कहां पर जाकर मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। तो आपकी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, सबसे पहले इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब आभासी। आभासी क्यों, क्योंकि हमने जो रेखाएं हैं वो अपनी काल्पनिक रूप से मिलाई हैं, ठीक है। इमेजिनरी एंड इरेक्ट, भाई काल्पनिक और सीधी बनी है। दूसरा कहाँ बनी है, एट फोकस, फोकस पर बनी है। और बियॉन्ड लेंस, लेंस के पीछे बनी, सॉरी बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। दूसरी भी बिल्कुल इसी के जैसी है, लेकिन अब की बार हमें पता है कि वस्तु कहाँ है, वस्तु कैसी है। अब की बार मैंने ले लिया कि वस्तु कहाँ है, एट एक्सिस पर है, किसी भी एक्स अक्ष पर रखी है। वही इसका ये है F, ये P और ये C। जैसा कि आपको पता है कि पहली किरण दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण ये C से होकर जाने की कोशिश करेगी, तो C से होकर जब जाने की कोशिश करेगी तो बीच में दर्पण से टकरा के वहीं की वहीं वापस चली जाएगी, ठीक है। पहली किरण दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित। दूसरी किरण C से होकर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसी कोशिश के दौरान ये दर्पण से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, वापस की वापस आ जाएगी। अब ये दोनों भी किरणें कहीं नहीं मिलती, तो इनको भी हम क्या करेंगे, आभासी रूप से मिलाएंगे। आभासी रूप से ये आपकी फोकस से होकर गई और ये आपकी C से होकर जाना चाहती है, इसीलिए ये दोनों फोकस से पहले मिलेंगी, ये यहाँ पर A' एंड B'। जो ये छोटी सी इमेज बनती है ये आपकी साइज में तो बेशक से स्मॉल हो, लेकिन कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। काल्पनिक रूप से बनाई गई है तो आभासी बनेगी। दूसरा कहाँ बनी है, बिटवीन P एंड F, F और P के बीच में बनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए, क्या है, इमेजिनरी मतलब आभासी, एंड इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है। दूसरी कैसी बनी है, ये कहाँ बनी है, बिटवीन फोकस एंड पोल मतलब P और F के बीच में बनी है। तीसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बनी है, स्मॉलर देन
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसी बनी है आपकी, स्मॉलर बनी है, छोटी बनी है। ठीक है, ये थे आपके पास कन्वेक्स दर्पण, कन्वेक्स मिरर की दो इमेजेस, मतलब उत्तल दर्पण के दो प्रतिबिंब। इसके अंदर केवल दो ही प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। अब हम करवाते हैं छोटा सा रिवीजन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर का, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक छोटा सा रिवीजन। अवतल दर्पण के अंदर सभी प्रतिबिंब अवास्तविक बनती हैं, सिर्फ एक केस को छोड़कर। अवतल दर्पण के अंदर सभी प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, सिर्फ एक केस को छोड़कर, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर सारे की सारे प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, सभी इमेजेस इमेजिनरी बनते हैं और सभी इमेजेस सीधी भी बनती हैं। ठीक है, इसके अंदर अवतल दर्पण के अंदर वस्तु का जो प्रकाश है वो अंदर की तरफ जाता है, मतलब इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। कनकेव का मतलब है कम टू द केव, मतलब प्रकाश कहाँ जा रहा है, गुफा के अंदर जा रहा है, जिसकी आपको बहुत अच्छे से पहचान हो सकती है। कन्वेक्स